Good evening, students. Once again, welcome back to my channel, Roy Classes. Myself, DK सर, और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो आपके फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 चैप्टर है। तो इसका पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसमें मैंने आपको पार्ट 1 बताया था। मैंने ये बताया था कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट जो साहिब से रिलेटेड था और उसका टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो वो मैंने बता दिया था और मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंचता रहे। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अच्छा लगे या नहीं भी लगे तो भी आप कमेंट करें। उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और मैं कुछ नया कर पाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ये इसका पार्ट 2। देखो बेटा, ये आपका फ्लेमिंगो का लेसन 2 है और ये 12 क्लास के बच्चों के लिए है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और अच्छे से सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन 2 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है ना। पार्ट 1 में क्या था, इसके पार्ट 1 में था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और उसमें हमने साहिब आलम के बारे में जाना था। अब ये जो स्टोरी है, ये पार्ट 2 में आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम मुकेश है। क्या नाम है उसका? मुकेश। और मुकेश फिरोजाबाद शहर में रहता है। ठीक है। तो फिरोजाबाद शहर जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, है ना। तो अनीस जंग अब वहां पर फिरोजाबाद शहर जाती हैं और वहां पर उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? मुकेश से। वो एक बैंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता है, बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। तो उससे मुलाकात होती है। अब वो मुकेश से कन्वर्सेशन करना शुरू करती हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अनीस जंग वो पूरे देश में घूमती हैं और इस देश का कंडीशन, यहाँ के लोगों के कंडीशन को देखती हैं और उसके बारे में लिखती हैं। तो इस स्टोरी में उन्होंने क्या किया है, उन बच्चों के बारे में लिखा है जो अपना बचपन यूं ही खत्म कर देते हैं, अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते और छोटे छोटे कामों में उलझ करके अपना बचपन खत्म कर देते हैं। तो उन्हीं बच्चों के बारे में अनीस जंग ने इन 2 पार्ट्स में, इस स्टोरी के दोनों पार्ट में बताया है। यहाँ पर मुकेश एक छोटा लड़का है और उससे वो बात करती है, तो वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, है ना। वो क्या कहता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो ये कहता है। जब ऑथर उसको देखती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ नॉलेज है? तुम कैसे बनोगे मोटर मैकेनिक? तुम कैसे ड्राइव करोगे? इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा, ऐसा वो बोलता है। और यूं ही ऐसे नहीं, वो ऑथर की नजरों से नजर मिलाकर सीधे उनकी नजर में झांक कर कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ओके। तो वो बैंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता है और पूरा जो फिरोजाबाद शहर है वो, वहाँ के लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जनरेशन से, पीढ़ियों से व्यस्त हैं। वहाँ के लोग बस यही जानते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना है, वहाँ से कुछ पैसे अर्न करना है और अपना जीविकोपार्जन करना है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता है
और इतना पैसा भी नहीं है कि वो उस काम के अलावा कोई और काम सोच सके। तो मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है और वे बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं और वे मुकेश को भी बताते हैं कि ये भी बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करेगा। लेकिन मुकेश का सपना कुछ अलग है और वो कुछ अलग हटकर सोचता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जैसा कि ऑथर कहती हैं कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक बहुत ही डेंजरस वर्क है और इसमें जो लोग काम करते हैं वे काम करते करते अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में अंधेरी कोठरी में काम करना पड़ता है और वहाँ पर हॉट टेम्परेचर रहता है और फर्नेसेस रहते हैं। उस अंधेरी कोठरी में, अंधेरे रूम में जो ग्लास वहाँ पर गलाया जाता है, क्योंकि फिरोजाबाद शहर जो है वो शीशों को गलाने वाला बड़ा केंद्र है, बड़ा सेंटर है। वहाँ पर शीशे को गलाया जाता है और उसको फिर जोड़ा जाता है, पीसे उसको वेल्डिंग किया जाता है बहुत ही कलर वगैरह मिला करके, और उसका जो डस्ट जब आंखों में पड़ता है तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही डेंजरस और बहुत ही रिस्की काम होता है। लेकिन मुकेश का परिवार उसी से बिलोंग करता है और मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे उस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन मुकेश के फैमिली को ये पता नहीं है कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में बच्चों के लिए काम करना बहुत ही डेंजरस है और ये इलीगल है, क्योंकि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कानून सिर्फ किताबों में है, बना हुआ है, वो लागू नहीं होता। अगर कानून चाहे तो मुकेश जैसे 20,000 रैग पिकर्स जो उस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन एक तो मजबूरीवश और दूसरी अज्ञानतावश वे काम कर रहे हैं और बड़े होने से पहले वो अंधे हो जाते हैं। जब तक वो कुछ दूसरा काम सोचेंगे तब तक वो अंधे हो चुके होते हैं। अब देखिए, जब मुकेश लेखिका से मिलता है तो वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है। वो कहता है कि चलिए आज मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, और वो कहता है कि मेरा घर बन रहा है। अब उस गरीब का घर क्या, वो तो कोई बड़ा महल तो नहीं होगा, लेकिन उसी में वो खुश है और ऑथर से कहता है चलिए अब आज मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, मेरे घर चलिए। लेखिका चल पड़ती है उसके साथ और उसका जो घर है वो संकीर्ण गलियों से होकर जाना पड़ता है, नैरो स्ट्रीट से। वहाँ वो काफ़ी बदबूदार है क्योंकि वहाँ पर कूड़े कचरे रखे हुए हैं, दोनों तरफ टूटे फूटे घर हैं, टूटे फूटे दरवाजे हैं, टूटी फूटी खिड़कियाँ हैं। इस कंडीशन को जब ऑथर देखती हैं तो काफ़ी द्रवित हो जाती हैं। ऐसे माहौल में मुकेश का रहना होता है। खैर, वो जाती हैं मुकेश के घर और मुकेश जैसे अपने घर के पास पहुंचता है वो धीरे से घर का दरवाज़ा वो धकेलता है और फिर उसका वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो दरवाज़ा कोई लोहे का गेट नहीं है, टीन का बना हुआ दरवाज़ा है। उसको धकेल कर, पैरों से धकेल कर खोलता है और उसके बाद मुकेश ऑथर के साथ उस घर में प्रवेश करता है। जब लेखिका वहाँ पर जाती हैं तो क्या देखती हैं कि वो जो घर है वो आधा बना हुआ है और ऊपर घास फूस का छप्पर है और वहीं पर सामने एक चूल्हा है। चूल्हे में पालक का साग बन रहा है, नीचे कुछ कटी हुई सब्जियां भी रखी हुई हैं। तो इस सीन को, इस दृश्य को लेखिका देखती हैं। वहाँ पर जानवर और इंसान दोनों एक साथ रह रहे हैं। जिस तरह से प्राचीन काल में रहा करते थे उसी तरह से वे वहाँ पर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुकेश की जैसे ही वहाँ पर इस चीज़ को देखती है, वहाँ पर मुकेश की भाभी जो कि भी कम उम्र की है वो खाना बना रही होती है, चूल्हा फूंक रही होती है। तो धुआं जो उसकी आंखों में पड़ता है तो उसी तरह से वो मुस्कुराती है लेखिका को देख करके। वो मुकेश की भाभी है, उम्र कम है, लेकिन वो घर की बहू कहलाने लगी। पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो कम उम्र में ही वो उस घर की बहू हो गई है।
और उसके ऊपर घर के 3-4 आदमियों का जिम्मा है, जैसे मुकेश हो गया, मुकेश का भाई हो गया, फिर उसके पिताजी हो गए, उसकी दादी माँ हो गई। ऐसे करके 3-4 लोगों का जिम्मा उसके कंधे पर है, सबके लिए खाना बनाना और सबकी सेवा करना, ये उसका वहाँ पर काम है। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो कि मुकेश के पिता रहते हैं। तो जैसे ही वो उसे देखती है, मुकेश की भाभी जैसे ही उसे देखती है, तो वो अपने सर पर घूंघट ले लेती है और थोड़ा पीछे चली जाती है। जैसा कि कस्टम है हमारे यहाँ, रीति रिवाज है, परंपरा है कि जब घर के मेल एल्डर्स आते हैं तो जो बहुएं होती है घर की, वो घूंघट ले लेती हैं। तो ये हमारा कस्टम है। तो इस तरह से वो अपने इस कस्टम को निभाती है। अब उस मुकेश के पिताजी से जब वो बात करती है, तो वो कहते हैं कि हमने अपने लाइफ में काफ़ी मेहनत किया, अपनी ज़िंदगी में पहले एक टेलर के रूप में काम किया, फिर मैं एक बैंगल मेकर बना, और इतना मेहनत करने के बाद भी मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सका, मैं अपना घर भी नहीं बना सका। बस मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने काम करना सिखा दिया, बैंगल बनाना सिखा दिया, बस यही मैं कर पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया। वहीं पर मुकेश की दादी माँ हैं, जब उनसे वो सवाल करती हैं ऑथर, तो वो कहती है कि ये इसका कर्म है, ये इसका भाग्य है, इसका डेस्टिनी है। हम लोग बैंगल मेकर परिवार में पैदा हुए और इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। हर जगह आप देखो कि फिरोजाबाद में हर जगह आपको चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आएंगी, घरों में, बाहर, ठेले पर, हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आती हैं। और वहाँ के लोग इन चूड़ियों का व्यापार करके अपना अपना जीविकोपार्जन, अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो कहती है कि हम लोग बैंगल मेकर परिवार में पैदा हुए हैं और ये हमारा गॉड गिवन लीनेज है। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? भगवान ने जिस कास्ट में हमें पैदा किया, हम उसी में रह रहे हैं और उसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है वो सिचुएशन देखती है, लेखिका देखती है। अब वहीं पर जब वो उस घर से निकलती हैं, लेखिका जब उस घर से निकलती हैं, तो रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है सविता। ये सविता जो है एक छोटी लड़की है, पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो अपनी माँ के साथ वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है और चूड़ी बना रही है। तो जब उसको देखती है ये, तो मन में सोचती है लेखिका कि क्या ये लड़की जो चूड़ी बनाने में अपनी माँ की सेवा कर रही है, अपनी माँ का हेल्प कर रही है, इसको पता है कि चूड़ी का मतलब क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो चूड़ी देखो, देखो बेटा, चूड़ी क्या है, हमारे यहाँ जो औरतें पहनती हैं ये उनके सुहाग का प्रतीक होता है, सुहाग की निशानी होती है। इसीलिए शादीशुदा औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं। जब शादी होती है उनकी, तो उन्हें चूड़ियाँ पहनाया जाता है, उनके माथे पर घूंघट डाला जाता है, उनके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो ये इस लड़की को पता नहीं है, लेकिन इसको पता चल जाएगा जब इसकी शादी होगी, जब इसको लाल जोड़ा पहनाया जाएगा, इसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, कलाई में, हाथों में मेहंदी लगाए जाएंगे, तब इसको पता चलेगा कि चूड़ी का इम्पोर्टेंस क्या है, चूड़ी क्यों पहना जाता है। जैसा कि इसकी माँ पहनी थी, जब इसकी शादी हुई थी इसकी माँ की, तो उस समय चूड़ियों का रंग उसके लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और उसे लगा कि मैं नए घर में जा रही हूँ और मैं वहाँ सुख शांति से रहूँगी। चूड़ी अभी भी पहनी हुई है वो, लेकिन उसके आंखों में वो खुशी नहीं है, वो चमक नहीं है, क्योंकि इतनी गरीबी उसने देखा कि सारी खुशियाँ काफूर हो गई, सारी खुशियाँ गायब हो गई। जब ऑथर उससे बात करती हैं, तो वो कहती है कि अब अपनी गरीबी के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। एक वक्त शेर भर आटा, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब भरपेट भोजन का आनंद क्या होता है, मैं इसको समझ नहीं पाई, मैं इसको महसूस ही नहीं कर पाई। मतलब वो, उसके फैमिली ने इतना मेहनत किया, फिर भी भरपेट वो भोजन नहीं कर पा रहे। वहीं पर उसका पति है, वो कहता है कि हम लोगों ने बस इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा है, बस ये चूड़ी बनाना ही हमारा काम है। बस मैं जो कर पाया हूँ यही कि चूड़ियाँ बनाकर इसको बेचकर मैं
एक घर बना सका, और वो भी घर क्या है, उसका टूटा फूटा घर है, टपकता हुआ छत है। यहाँ पर जब लेखिका इस बात को सुनती हैं तो वो कहती हैं कि क्या इसने वो चीज़ अचीव कर लिया, इसने वो चीज़ प्राप्त कर लिया जो कई लोग पूरी ज़िंदगी प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा है हमारे यहाँ, ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी हम अपने लिए एक छोटा-सा घर भी नहीं बना पाते हैं। कम से कम उस सविता के फादर ने कम से कम ये चीज़ तो पा लिया, भले वो टपकती हुई छत है। तो ये स्थिति है उस जगह की, वहाँ के लोगों की। और इस तरह का पैसे का नहीं होने का रोना, लेखिका कहती है कि वहाँ पर पैसे का नहीं होने का रोना और पैसा नहीं होने के कारण दूसरा काम नहीं कर पाने का ये जो रोना है, वहाँ प्रत्येक घरों में सुनाई देता है। मतलब वहाँ के लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो इस चीज़ से छुटकारा नहीं, उन्हें उन्हें इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल पाता कि इस काम को छोड़कर हम कोई दूसरा काम कर सकें। तो इस तरह का कंडीशन वहाँ के सभी घरों में है, और वे लोग कुछ अलग काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब वो कुछ दूसरा चीज़ इनिशिएट नहीं कर पाते, कोई भी और काम अगर करना चाहे तो उसको इनिशिएट नहीं कर पाते। वर्षों से उन्होंने जो माइंड नंबलिंग टॉयल किया है, जो दिमाग को शून्य कर देने वाली मेहनत की है, तो इसने क्या किया है, उनके सपना देखने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब वो सपना नहीं देख पा रहे, बस जो ज़िंदगी उसे मिली उसी तरह से वो उसको गुजारना चाहते हैं। तो फिरोजाबाद में आपको बहुत तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको सनी सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पिंक, रॉयल ब्लू, बहुत तरह की चूड़ियाँ, और ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में चूड़ियों का सप्लाई फिरोजाबाद से हो रहा। तो ये कंडीशन यहाँ पर लेखिका बताती हैं। आगे वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ के कुछ यंग बॉयज से जब मैं मिलती हूँ और उनसे बातचीत होती है मेरी, तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते, एक संगठन बनाओ, सरकार से बात करो और अपनी मांग को रखो और अपना हक मांगो, क्योंकि हमारे इस देश में जीने का हक तो सबको है, अच्छे से सम्मान के साथ जीने का हक तो सबको है। लेकिन ये जो यंग बॉयज़ हैं, यंग पीपल इतने डरे हुए हैं कि वो अपना हक भी नहीं मांग सकते। वो कहते हैं कि मैम, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें अरेस्ट कर लेगी, कुछ गलत करने के इल्ज़ाम में वो ये कहेगी कि तुम लोग अपना संगठन बनाते हो और लोगों को भड़काते हो, तो तरह तरह का इल्ज़ाम लगाकर हमें पकड़ लेगी, हमें अरेस्ट कर लेगी, हमें पीटेगी और हमें जेल में डाल देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनको समझा सके कि अपने हक की बात करना, अपने अपने हक को मांगना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, तुम कर सकते हो। लेकिन उनके जो फादर हैं, उन्होंने कभी उन्हें ऐसा सिखाया नहीं, उनको डेयरिंग कभी सिखाया नहीं, तो इसलिए वो जो है डरते हैं ऐसा करने से। जबकि अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हम अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और वे उसी तरह से, जैसे उसके फादर मेहनत करते करते गुजर गए, जैसे उसके पूर्वज मेहनत करते करते गुजर गए, अब वो भी इसी तरह से मेहनत करके और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके या इस संसार से वो भी निकल जाएगा। तो ये उनकी गरीबी को दिखाता है। गरीबी से गरीबी से जो है अन्याय पैदा होता है। अगर हम काफ़ी गरीबी को झेलते हैं तो हम कुछ गलत करने को हम उतारू हो जाते हैं, कुछ गलत करने को हम अब प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसा इस कंडीशन को लेखिका यहाँ पर बताती हैं। आगे वो कहती हैं कि जब मैं उन बच्चों को और जब मैं वहाँ के लोगों की बातों को सुनती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस संसार में, हाँ, यहाँ पर दो तरह के संसार है, यहाँ पर दो तरह के वर्ल्ड है। एक अमीरों, एक गरीबों का संसार, जहाँ पर ये चूड़ी बनाने वाले, ये कूड़ा कचरा चुनने वाले, इनका संसार है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई में बिताते हैं, जहाँ पर उनका बचपन यूं ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उन अमीरों का संसार, जिसमें
हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें नौकरशाह हैं और जिसमें साहूकार हैं, सूदखोर हैं, महाजन हैं। मतलब इन अमीरों का संसार। और ये अमीर क्या कर रहे हैं, इन सारे गरीबों को अपने जाल में फंसाकर इनको उलझा कर रखते हैं ताकि ये और आगे न बढ़ सके और इनका शोषण करते रहते हैं। उन्होंने अपना बोझ इस तरह से इन पर डाल दिया है कि अब वो चाह कर भी उस बोझ को वहां से नहीं हटा सकते और गरीबी में जीने को अभिशप्त है। कुछ भी अलग करने का मतलब क्या होता है? ऑथर कहते हैं कि कुछ भी अलग करने का मतलब है हमारे अंदर डेयर होना चाहिए, साहस होना चाहिए। लेकिन डेयरिंग तो इन गरीब बच्चों के पालन पोषण का हिस्सा ही नहीं है। इनके माँ बाप इन बच्चों को कोई डेयरिंग करना सिखा ही नहीं पाए। जिंदगी भर मेहनत करते रहे और उनको कभी ये नहीं कह पाए कि देखो बेटा इससे अलग हटकर कुछ काम करो, क्योंकि अब उनके पास उतना पैसा है नहीं या वैसा कोई संसाधन, वैसा कोई स्रोत है नहीं, वैसा कोई रिसोर्सेस इनके पास नहीं है कि कुछ अलग कर पाए। तो ये बच्चे बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहती हैं जब मैं डेयरिंग की थोड़ी सी झलक मैं मुकेश में पाती हूँ तो मुझे खुशी होती है। वो भी उसी माहौल में पला बढ़ा है, उसी माहौल में वो पल बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, सोचने की क्षमता है। वो कुछ अलग हटकर सोचता है। वो क्या कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा, इस तरह का सपना वो देखता है। तो इस कहने का मतलब है कि कुछ अलग हटकर वो सोच रहा है। इसका मतलब उसके अंदर डेयर है। जब मैं उसे पूछती हूँ कि तुम कैसे ये कार चलाना सीखोगे, तुम कैसे मोटर मैकेनिक बनोगे, वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊंगा। तो फिर लेखिका कहते हैं कि गैरेज तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? तो कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। मतलब इतना साहस है उसमें, इस तरह का सपना वो देखता है। तब लेखिका को लगता है कि अगर इस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस इसको मिले और इसको सही दिशा मिले, इसको कोई देख रेख करने वाला मिले, तो ये अपने सपने को पूरा कर सकता है। और फिर जब वो उससे पूछती है कि क्या तुम केवल कार चलाने का ही सपना देखते हो, क्या तुम्हारे मन में एरोप्लेन वगैरह उड़ाने का कोई सपना है क्या? तो वो कहता है नहीं। और वो थोड़ा वो जो है थोड़ा एम्बारास हो जाता, थोड़ा सा लज्जित हो जाता है। लेकिन उसकी जो शर्मिंदगी है वो अभी अफसोस में नहीं बदला है, क्योंकि अभी तक वो अपना सपना देखा ही है। अब सपना जब पूरा नहीं होगा, कार चलाने का सपना पूरा नहीं होगा, मोटर मैकेनिक बनने का सपना पूरा नहीं होगा, तब उसे अफसोस होगा। लेकिन उसके इस स्थिति को देख करके लेखिका को खुशी होती है और वो कहती है कि अगर अमीर लोग इस संसार में जो हैं या हमारे देश में जो अमीर हैं, अगर वो अपना थोड़ा सा भी ध्यान ध्यान इन गरीबों पर दे दें तो ये गरीब अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। इन गरीबों के बच्चे जो ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ उठाते हैं, वे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अमीरों के कुत्ते भी दूध में स्नान करते हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों को एक बूंद दूध नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के संसार को लेखिका देखती हैं और वो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज को अपने कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से बताया है। एक अमीरों का संसार और दूसरा गरीबों का संसार। और अमीरों के बच्चे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे, जैसे वो साहिब आलम था, जैसे मुकेश है, ऐसे बहुत सारे बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। और ये बचपन खो देना सबसे बड़ा अभिशाप है और ये हमारे सभ्य समाज के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो लेखिका इन्हीं चीज को यहाँ पर बताती हैं और यहाँ पर यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। इसी चीज को बताती है कि अगर हमें इस देश को ऊंचा उठाना है, हमें अगर मानवता का मिसाल पेश करना है, तो अमीरों और गरीबों के बीच ये जो खाई है, इस खाई को हमें कम करना होगा। इस चौड़ी खाई को थोड़ा सा कम करना होगा, ताकि ये गरीब बच्चे भी अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकें और अपने बचपन को अच्छे से बिता सकें। तो यहाँ पर लेखिका हमसे ये अपील करती है। तो हमें लगता है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा।
और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन आंसर को आप करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।